हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं और यहाँ पर हम सेशन कर रहे हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सेशन है ये हमारा, कि ये आपके लिए रिवीजन है, क्योंकि मैं आपको सारे टॉपिक्स ये सारा सिलेबस करा चुका हूँ, कॉलेज में भी करा चुका हूँ और यूट्यूब पर भी सारी क्लासेस अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। देखिए उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। लैंड इंक्लूड्स द फ्लोइंग नेचर रिसोर्सेज। क्या पूछ रहा है कि भूमि में निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से शामिल हैं। तो पहले देख लेते हैं ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मतलब कि सॉइल हो गया, एग्रीकल्चर लैंड हो गई, ये सारी चीज़ें आती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा हो गया बिलो द सरफेस, जिसमें क्या आता है, मिनरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, रॉक्स आ जाते हैं, चट्टान वगैरह आ जाते हैं, सारी चीज़ें जिसमें खनिज वगैरह आते हैं, सही बात है। अबाउट द सरफेस जैसे क्लाइमेट, रेन, ये सारी चीज़ें, तो मतलब इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें आंसर अब हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रियल एम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, मतलब कि रियल एम जो उद्देश्य है प्रोडक्शन का वो क्या है। अगर आप देखें तो रियल जो एम होता है वो आपकी किसके लिए, वांट्स के लिए होता है, आपकी सेटिस्फाई, मतलब कि हमारी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने की, मतलब कि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही तो प्रोडक्शन किया जाता है। अब चाय पत्ती का प्रोडक्शन है तो वो किसके लिए है, क्योंकि हमें चाय पीनी है, तो हमारी इच्छा है चाय पीने की, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए चाय का प्रोडक्शन हो रहा है। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो किस लिए है, कि हमारी इच्छाओं को, मतलब कि लोगों की इच्छाओं को, लोगों की सेटिस्फाई को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स। क्या पूछा है, प्रोडक्शन फंक्शन किससे रिलेट करता है इसमें। तो आप सभी को पता होना चाहिए किस किस चीज़ से रिलेट करता है। उसमें डिमांड सप्लाई, कॉस्ट सप्लाई, इनपुट और आउटपुट, या क्या है प्रोडक्शन, क्या है प्रोडक्शन, आपने इनपुट लिया और आउटपुट बना दिया। मैंने बताया था प्रोडक्शन का मतलब, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था हम यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं, मतलब कि एक आउटर रिसोर्स ले रहे हैं और उसको एक अलग रिसोर्स में, मतलब कि एक अलग वस्तु में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो हमने इनपुट लिया और उससे फिर हमने आउटपुट बनाया। ठीक है, हम कहीं से पैदा नहीं कर देते कुछ भी चीज़। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्या हुआ, चला नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन एनालिसिस लाई द नंबर। क्या पूछ रहा है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन। देखो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ पूछी जाती है। देखो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको जो नेक्स्ट वीडियो मतलब कि प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी। क्या क्या बताई थी, शॉर्ट रन में क्या होते हैं, ऑल वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी ऑल वेरिएबल्स नहीं होते, शॉर्ट रन में होते हैं कुछ वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट। पर लेकिन लॉन्ग रन में ऑल वेरिएबल्स होते हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वेरिएबल्स इनपुट्स की बात हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल इनपुट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर वेरिएबल्स देख के हम बता सकते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कौन सा है। लॉन्ग रन में ऑल वेरिएबल्स होते हैं और शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल और कुछ आपके कांस्टेंट। वेरिएबल कौन होते हैं, वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज कर हो सकें, क्या हो सके, जो कि चेंज हो सके, मतलब चेंजेबल, क्या हो, चेंजेबल हो जो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेचुरल इनकम। तो इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो कि कैलकुलेशन नहीं कर सकता नेचुरल इनकम का। देखो इनकम मेथड हमने पढ़ा है, एक्सपेंडिचर मेथड हमने पढ़ा है, वैल्यू एडेड मेथड भी पढ़ा है, आउटपुट मेथड हमने कोई नहीं पढ़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट मेथड हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे क्या है, इन द एक्सपेंडिचर मेथड, जो एक्सपेंडिचर मेथड है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सा कंपोनेंट नहीं है। अब देखो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हमने जब पढ़ा था इसमें, तो इसमें हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे थे। हमारे कंजम्पशन आ रहा था, कंजम्पशन आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, इन्वेस्टमेंट आ रहा था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ रहा था, पर एक्सपोर्ट्स का नाम कहीं भी नहीं था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये हमने जब स्कूल में मतलब कॉलेज में पढ़ाया था तो ये चीज़ हमने बताई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में इनमें से कौन सा, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा इंक्लूड किया जाता है, नहीं किया जाता। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूड, मतलब इनमें से कौन सा इंक्लूड होता है। अब देखिए इनमें से कौन सा इंक्लूड होता है।
किस चीज़ के अंदर? हमारी जीएनपी के अंदर। जीएनपी का फॉर्मूला याद होगा, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, जीडीपी और जीडीपी में क्या था? मार्केट प्राइस पर। और फिर क्या हो रहा था? उसमें से क्या चीज़ हट रही थी? हमारे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड हट रही थी, मतलब कि जो हमारे बाहर से वो हट नहीं रही थी, प्लस हो रही थी। ठीक है, देख लेना एक बार, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है प्लस ही हो रही होगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये था उसमें। ठीक है, जीएनपी का फॉर्मूला जो था उसमें कौन आता है कि हमने जो बाहर से पैसा लिया है वो हम लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइप ऑफ लोन्स कैन बी सीन इन इंडियन क्रेडिट मार्केट? जो इंडियन क्रेडिट मार्केट है, मतलब कि जो हमारा ऋण बाजार है, उसमें नहीं, जो हमारा क्रेडिट बाजार है उसमें क्रेडिट बाजार में कितने प्रकार के ऋण होते हैं, मतलब कि हमारे कितने प्रकार के लोन होते हैं? तो हमारे 2 प्रकार के लोन होते हैं, ये बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के लोन होते हैं। 2 प्रकार के लोन कौन कौन से होते हैं? एक तो फॉर्मल, कौन सा? फॉर्मल, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें और ज़्यादा समझने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। अगर ज़्यादा समझना होगा तो गूगल पे डाल के देख लेना इनफॉर्मल कैसा होता है, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसा होता है। ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि 1-2 बच्चे कह रहे थे कि सर आप तो बहुत टाइम लगा देते हो। 1-2 का मैसेज आया था कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया करो ऑब्जेक्टिव। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी जाए। ठीक है, तो उसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अब मैं क्या करूँ, कुछ चीज़ें बताऊँगा तो फिर उसमें चीज़ें आएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन? जो हमारी गरीबी रेखा है इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया में गरीबी रेखा का मापदंड क्या है? अब देखो ये मापदंड कैसे हैं। ठीक है, अब ये हमारे कैलोरी के उस बेस पर भी है और ये हमारे पर डे रुपीज़ के बेस पर भी है। तो ये कौन से एरिया का पूछ रहा है? रूरल एरिया का पूछ रहा है, रूरल इंडिया का। हाँ, रूरल एरिया का पूछ रहा है, मतलब ग्रामीण, जो ग्रामीण एरियाज हैं उसके बारे में। तो ग्रामीण एरिया में कितना होता है? 27 होता है। कितना? 27। अब इस चीज़ के बारे में समझो। अब इसमें 27 और 32 दोनों होंगे। कैसे होंगे दोनों? मतलब कि दोनों अलग अलग होंगे। अब इसमें क्वेश्चन में होना चाहिए था कि कौन से बेसिस पे है, कि बेसिस लिखा होना चाहिए। देखो, अगर हम देखते हैं तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन है, कौन सी है? तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन जो कि आपको 2004 में दी गई थी, 2004 या 5 में इसके आसपास होगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि 27.2, कितना? 27.2 रुपीज़, 27.2 रुपीज़ पर डे। कहाँ पर होता है? ये ग्रामीण का है, मतलब कि रूरल एरिया का है। और अगर आप किस में रहते हो? अर्बन एरिया में रहते हो, तो आपके अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन के 33.3 रुपीज़, 33.3 रुपीज़। ये दोनों किस चीज़ के अकॉर्डिंग है? तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन, PVL के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन के। बट अगर हम देखते हैं न्यू पॉवर्टी लाइन, जो हमारी न्यू गरीबी रेखा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? उसके अकॉर्डिंग आपके 32 रुपीज़ तो है आपके ग्रामीण के लिए, मतलब रूरल एरिया के लिए, और 47 है आपके अर्बन एरिया के लिए। ठीक है, और ये कब आई है? ये हमारी 2019 में आई है। किस में आई है? 2019 में। तो ये आपकी कुछ चीज़ें थी। तो इसमें आंसर अब कन्फ्यूजन रहेगी कि कौन सी लाइन के अकॉर्डिंग बताए, क्योंकि अगर तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा पर डे। अगर इसमें न्यू पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग का है तो 32 हो जाएगा। तो वैसे तो इसमें न्यू के लिए आंसर करना चाहिए, तो हमारे लिए जो बेस्ट आंसर रहेगा वो इसका कौन सा रहेगा? वो इसका 32 रहेगा। क्या रहेगा? 32। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि 2019 में आ चुका है तो ये न्यू है। जो न्यू डाटा है वो तो यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे हो जाएगा। आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? मनरेगा फुल फॉर्म आपको सबको पता होगा क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एनवायरनमेंट गारंटी एक्ट। गारंटी मतलब कि ये एक्ट क्या कह रहा है कि आपको क्या दिया जाए? क्या है? महादेवी, ये तो गलत है, महादेवी नहीं, महात्मा गांधी गारंटी एक्ट। ये कौन सा है महात्मा गांधी वाला? महात्मा गांधी, अरे गलत लिखवा दिया क्या कुछ मैंने? इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें देख लेना, ये मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया है, मैंने आपको वो बता दी, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने आपको इसकी वो बता दी क्या कहते हैं फुल फॉर्म। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एनवायरनमेंट गारंटी एक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है पूरे साल में कुछ मंथ की फिक्स एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, उसके बारे में होता है। तो इसका ये ऑप्शन शायद मुझे लग रहा है मैंने शायद ऊपर नीचे कर दिए, एक दो गलत हो गया होगा, तो वो अपने हिसाब से ठीक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन, तो कौन से ईयर में आपके इंट्रोड्यूस हुई थी? ये हुई थी हमारी 1998 में। किसमें? 1998 में, और ये था अगस्त 1998। क्या था? अगस्त 1998। ठीक है, तो ये वाला इस तरह से हो जाएगा। और क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड, नाबार्ड मैंने कल परसों की जो मतलब पुरानी वीडियो थी उसमें बताया था, नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और यहाँ क्या पूछा है, नाबार्ड इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब किससे जुड़ा है, हमें सबको पता है ये हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ए, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म आती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, सही फुल फॉर्म यही है इसकी, तो ये भी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकती है। विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट कलेक्टेड। हाँ, अगर नाबार्ड के बारे में ये भी पूछा जाए कब स्टार्ट हुआ था ये नाबार्ड, तो ये 12 जुलाई में है। क्या है? 12 जुलाई 1982, 1982। ठीक है, 1982 में था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्स इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सा इनमें से टैक्स है जो कलेक्ट नहीं करती हमारी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है केंद्र सरकार, वो इनमें से कौन सा नहीं लेती है? देखो, इनकम टैक्स कौन लेती है? केंद्र सरकार लेती है। कस्टम ड्यूटी भी केंद्र सरकार लेती है, एक्साइज ड्यूटी भी लेती है, पर लेकिन प्रोफेशनल टैक्स ऐसा है जो कि केंद्र सरकार नहीं लेती, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। कौन लेती है? स्टेट गवर्नमेंट। और ये किसके लिए लगता है? ये आपके प्रोफेशनल चीज़ों के लिए लगता है, जैसे कि आपके डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, जैसे सीए आ गया, डॉक्टर आ गया, और कौन कौन आ गए, लॉयर्स आ गए, इन सब के लिए लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन लिख दिया मैंने, दिख भी नहीं रहा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में, व्हेन द टोटल प्रोडक्शन राइज एट ए इंक्रीज रेट। अब देखो क्या कह रहा है, टोटल प्रोडक्शन आपका राइज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्शन क्या कर रहा है? बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्शन। किसका? इंक्रीजिंग रेट पर। इंक्रीजिंग रेट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि अभी मेरा 10 है, ये टोटल प्रोडक्शन था 10, उसके बाद मेरा बढ़ा 12 हो गया। कितना हो गया? 12, 2 का अंतर है 12। अब उसके बाद इंक्रीजिंग रेट पर, मतलब कि धीरे 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 और बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा? 10, 12, और अब कितना हो गया? अब ये मान लीजिए 18 हो गया, 18 के बाद ये 24 हो गया। क्या हो गया? 24 हो गया। 24 नहीं, 24 से ज़्यादा ही ले लो, 28 ले लो। ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग रेट पे हो गया। पहले 10 था, फिर 12, 2 का अंतर था, फिर और अंतर बढ़ गया, और अंतर मतलब कि इंक्रीजिंग रेट पे, मतलब इसका रेट इंक्रीजिंग करता हुआ जा रहा है। तो वो पूछ रहा है कि अगर टोटल प्रोडक्शन राइज कर रहा है, मतलब टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सही बात होगी यहाँ पर। और ये क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। तो हमारी मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल क्या होता है? इन दोनों का अंतर मार्जिनल होता है। पहले मार्जिनल कितना था? 2 था। अब मार्जिनल कितना हो गया? 12 के 18, 6 हो गया। ठीक है, अब मार्जिनल क्या हो गया? और ज़्यादा बढ़ गया। तो मार्जिनल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, मतलब कि आंसर आपका हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ राइजिंग, मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिमांड कर्व फॉर द गिफन गुड्स। अब ये गिफन गुड्स क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गिफन गुड्स होती क्या है। गिफन गुड्स कौन सी होती है? ऐसी गुड्स होती हैं जिनका प्राइस बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर? प्राइस बढ़ने पर, प्राइस बढ़ने पर अक्सर क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी उसी हिसाब से इंक्रीज होती रहती है जितना पहले इंक्रीज हो रही थी। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं वो होती हैं जो कि जरूरी वस्तु होती हैं। कौन सी वस्तु होती हैं? जो कि जरूरी वस्तु होती हैं, जैसे कि आपका आटा, खाने की चीज़ें, ये आपकी जरूरी वस्तु है, मतलब नेसेसरी है। तो इन्हें कहते हैं गिफन गुड्स। इन्हें क्या कहते हैं? गिफन गुड्स। तो देखो, नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल देखें हम, नॉर्मल में तो डिमांड होती है गिरती हुई, डिमांड गिरती हुई होती है, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड गिरती जाएगी। देखो इस साइड करके दिखाता हूँ, इस साइड आपका प्राइस हो गया,
इस साइड आपका डिमांड हो गया। जैसे जैसे प्राइस ऊपर की साइड बढ़ता जा रहा है, डिमांड धीरे 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 घटती जाएगी। बट लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपवर्ड। क्या हो जाएगी, अपवर्ड राइजिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन जो लास्ट के क्वेश्चन थे ये कैसे थे, ये आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, और ऊपर कुछ जो क्वेश्चन थे वो सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, मतलब आपने पढ़ा हो तो वो एकदम से बता ही सकते हो कि वो चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए कि कब उसका, जैसे कि कब उसका फाउंडेशन हुआ, ये सारी चीज़ें, ये तो सीधी चीज़ है। ये होते हैं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब आप उस चीज़ को बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, इन चीज़ को नोट डाउन कर लिया करो, जब आप पढ़ा करो तो साथ में नोट डाउन भी करते रहा करो। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है, पढ़ते रहना। जल्दी एग्जाम है आपके आने वाले हैं, कुछ दिन ही बचे हैं, 5-6 दिन होंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगा मैं कल को भी बना दूं, वैसे पीडीएफ रखी है काफ़ी सारी बनी हुई, पर लेकिन वही चीज़ हो रही है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। मैं ऐसा भी करूँगा कि एंड में जितनी भी मेरे पास पीडीएफ रखी होगी वो मैं आपको भेज दूंगा कि आप प्रैक्टिस ही कर लेना। और वैसे भी प्रैक्टिस आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैं आपके लिए कि आप साथ में बैठ के आप भी प्रैक्टिस करते रहो, मेरे बताने से पहले आप आंसर कर दो, तो थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आता रहेगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।